बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रीवियस हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे, उनके कुछ लॉज डिस्कस किए थे। 3 स्टेजेस थी उसकी, जिसमें पहले प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, फिर कांस्टेंट रहती है और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने वो कर्व माइंड में रखना है कि उसकी शेप क्या बनती है। पहले वो अपवर्ड जा रहा है, फिर वो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद डाउनवर्ड आ रहा है। तो वो प्रोडक्शन का जो कर्व है वो आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए। वो आप लोग मिस ना करना, उसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। तो हम मूव करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई फर्म्स आर विलिंग, क्योंकि जो सप्लाई साइड है वो प्रोड्यूसर की साइड है। तो हम क्या डिस्कस करें, प्रोड्यूसर की साइड। प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर की साइड है, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर करता है, तो हम उस साइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो वह जो प्रोड्यूसर है वही सप्लाई देता है, मार्केट में चीज़ें बनाता है और उन्हें सेल करने के लिए मार्केट में देता है। तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई को डिस्कस उन्होंने अंदर किया हुआ है आपको समझाने के लिए। जस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज़ हाई। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या किया था, पढ़ा था, जब प्राइस इंक्रीज़ होती है उस वक्त जो फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर देना चाहती हैं, अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दे के ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहती हैं। तो यही बात उनकी है, फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल अ ग्रेटर क्वांटिटी। ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसको प्रोड्यूस करना चाहती है, उसको बेचना चाहती हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज़ हाई, जब गुड की प्राइस, किसी चीज़ की प्राइस हाई है। तो यही हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पीछे रीड किया था सेकेंड चैप्टर 3 में। जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा चीज़ बेचना चाहता है। दिस रिजल्ट्स इन अ सप्लाई कर्व दैट स्लोप्स अपवर्ड। तो ये सप्लाई कर्व की अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा था। जैसे आपको पता है सप्लाई कर्व पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसको प्राइस के साथ, तो वो उसकी शेप कुछ इस टाइप की बनती है। डिमांड कर्व का नेगेटिव होता है तो वो ऐसे डाउन आ रहा होता है, और जो सप्लाई है वो ऐसे ऊपर को जा रहा होता है। फर्म्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने बहुत टाइम रीड किया है। फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताऊँ फर्म क्या है। फर्म कोई भी कंपनी जो चीज़ बना रही है वो फर्म है। जैसे कि अगर कोई कॉटन इंडस्ट्री है तो कॉटन की फर्म है। जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है कोई भी कंपनी वो फर्म है, और उसका गोल क्या होता है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। जो कोई भी कंपनी है उसका मेन जो एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। उसका मेन एम ये नहीं होता कि उसने किस तरह के डिज़ाइन निकालने हैं, उसका मेन एम ये नहीं होता किस तरह के कलर। उनका मेन एम ये होता है कि वो उस तरह निकाल के कितना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो उनका मेन एम जो है, मेन टारगेट होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। टोटल रेवेन्यू क्या है, ये आपका कॉस्ट के अलावा जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे अंदर मैं डिस्कस कर रही हूँ। द अमाउंट अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। रेवेन्यू क्या है कि एक फर्म सॉरी अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। एक फर्म जब अपनी चीज़ें बेचती है उसके बदले जो उन्हें मिलता है वो रेवेन्यू है, मतलब उसका हासिल। रेवेन्यू का एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया, हासिल। फर्म अगर कुछ अपना आउटपुट जो है उसको सेल करिए, उसके बदले से जो मिल रहा है उसका रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इनपुट्स अ फर्म यूज इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर जो फर्म है वो जो चीज़ें यूज़ कर रही है, वो कंपनी प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रही है वो कॉस्ट के अंदर आ जाता है, यानी कि उनकी प्राइसेस। वैल्यू यहाँ पे लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स। इसका मतलब है इनपुट्स वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू यानी कि उनकी प्राइस कितनी है वो टोटल कॉस्ट के अंदर आ जाता है। कितनी कॉस्ट है प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो रही, तो वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। प्रॉफिट इज़ दी फर्म्स टोटल रेवेन्यू माइनस इज टोटल कॉस्ट। जितना उसे रिटर्न मिल रहा है, रेवेन्यू क्या था कि जितना वो सेल करके पैसे ले रहे हैं, और टोटल कॉस्ट क्या था जितनी पैसे उस चीज़ को बनाने के लिए लगा रहे हैं। जितना वो उसको बेचने के बाद ले रहे हैं उसमें से जितने वो लगा रहे हैं उसको माइनस कर दे तो बाकी फर्म का प्रॉफिट बच जाएगा। इकोनॉमिक्स मेजर अ फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट एज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को आगे रीड करते हैं। तो यहाँ तक जो बात थी इकोनॉमिक्स मेजर अ फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट एज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अगर हो जाए तो फिर
फर्म का इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाता है वो। जैसे ये इसी को टर्म को उन्होंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब ये सारी जो डेफिनेशन अंदर मैं टर्म्स लिखूंगी इस तरह की, जिसमें मैं इस तरह के फार्मूलाज मेंशन कर दूंगी। जैसे टी आर, यहाँ टोटल रेवेन्यू को मैं अगर लिख दूँ, टोटल रेवेन्यू को मैं अगर लिख दूँ टी आर ब्रैकेट के अंदर कि ये टोटल रेवेन्यू को पूरा भी लिख सकते हैं, टी आर भी लिख सकते हैं, और टोटल कॉस्ट को हम टी सी भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें अब जो मैं लिख रही हूँ ये शॉर्टकट इसकी फॉर्म्स और प्रॉफिट को पाई के निशान से शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस टाइप का निशान होता है। अब इतना टाइम नहीं है मैं सर्च करूँ। तो पाई का निशान आपको शायद पता होगा, मैथमेटिक्स में आपने रीड किया होगा, जो पाई का निशान है वो प्रॉफिट के लिए उसको शो करते हैं। टोटल रेवेन्यू टी आर है, टोटल कॉस्ट टी सी है। तो अगर इस तरह का मैं कोई फार्मूला मेंशन करती हूँ तो उसकी डेफिनेशन इस टर्म में होगी, जैसे ये आगे इससे नेक्स्ट मेंशन है। ये देखें, प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, लेकिन उसको एक टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हम रीड करते हैं, व्हेन टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट द फर्म अर्न प्रॉफिट। ये पुरानी ही बात है। तो यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट आ गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। फिक्स कॉस्ट वो हैं जो 100% बेयर करनी है, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें चाहे 10 यूनिट। जैसे कि एक फैक्ट्री है, उसका एरिया रिजर्व है, वो लैंड का उसका आपने रेंट देना है। वो जो लैंड आपने ली हुई है फैक्ट्री के लिए उसका आपने रेंट देना है, या फिर शॉप जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपने कोई शॉप रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट आपने देना है, वो फिक्स कॉस्ट में आता है। आप चाहे उसमें एक प्रोडक्ट सेल करें, चाहे उसमें 10,000 प्रोडक्ट सेल करें, चाहे उसमें 2 प्रोडक्ट सेल करें, लेकिन उसका रेंट नहीं चेंज होगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, उसमें जितनी चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं, आप 10 क्लॉथिंग बंडल्स प्रोड्यूस कर लें, आप 100 क्लॉथिंग बंडल्स प्रोड्यूस कर लें, आप 1000 क्लॉथिंग बंडल्स प्रोड्यूस कर लें उस एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो उस एरिया का जो रेंट है वो नहीं चेंज होगा। आप चाहे 10 क्लॉथिंग बंडल प्रोड्यूस कर रहे हैं या 100 क्लॉथिंग बंडल प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो चीज़ें जो वो चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें फिक्स कॉस्ट में आती हैं, जैसे मशीनरी अगर आपने रखी हुई है, उस मशीन से आप 10 कपड़े बनाएंगे या 100 कपड़े बनाएंगे, लेकिन उसका जो मशीन का जो आपने मशीन ख़रीदी है जो वो उसकी फ़िक्स कॉस्ट थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप कॉस्ट लगा देते हैं, वो कॉस्ट चेंज नहीं होती, वो फ़िक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती है, जैसे कि ज़्यादा मशीन चलाओगे आप कोई कपड़ा प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप उसके लिए उसमें ज़्यादा ऑयल डालोगे, ज़्यादा पेट्रोल डालोगे, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल जो है वो चेंज हो रहा है, तो पेट्रोल की जो प्राइस होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। और इस तरह अगर आपने थोड़ा कपड़ा क्लॉथिंग बंडल्स प्रोड्यूस करने हैं तो आप कम मज़दूरों को हायर करोगे, लेबर को, और अगर आपने ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज़्यादा लेबर्स को हायर करोगे। तो इसका मतलब है वो कॉस्ट वेरी कर रही है, यानी कि आपने लेबर्स हायर की हैं, लेबर्स को वेजेस दे रहे हो, कम हायर करोगे कम दे दोगे, ज़्यादा हायर करोगे तो ज़्यादा वेजेस दोगे, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म में देखिए, शॉर्ट रन कॉस्ट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट ऐसे आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन होगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपका जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था उसमें से कुछ टॉपिक्स ये हैं, उसके बाद जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, उससे नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करें कॉस्ट वाले पे, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपके पास मिल जाएगा। तो शॉर्ट रन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो छोटे टाइम पीरियड के अंदर आप बदल नहीं सकते। जैसे कि आपके पास थोड़ा सा टाइम पीरियड है 1 महीने का, उसके अंदर आपने अब चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, तो आप उस 1 महीने में अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा मज़दूरों को हायर नहीं कर सकते, ज़्यादा मशीनरी नहीं खरीद सकते। ऐसी चीज़ें जो आप ज़्यादा नहीं बदल सकते, कुछ ना कुछ बदल सकते हो, ज़्यादा नहीं बदल सकते। थोड़ी कैसे बदल सकते हो, जैसे मजदूर पहले मॉर्निंग में काम कर रहे थे, अगर आपने ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस करना है तो आप फैक्ट्री बड़ी नहीं कर सकते, मशीनें ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये चॉइस है कि आप मॉर्निंग के बाद इवनिंग शिफ्ट्स लगा दें, फिर नाइट शिफ्ट्स लगा दें, तो ये हो सकता है। तो ये इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट
इंक्लूड होती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे इंक्लूड होती है, फिक्स कॉस्ट कैसे इंक्लूड होती है कि मशीनरी जो है वो आपके पास फिक्स है, आप उससे फिक्स जो क्लॉथिंग है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको वेरिएबल करना है तो आप ज़्यादा मशीनें नहीं लगा सकते उस विद इन टाइम के अंदर। तो जो आपको ड्यूरेशन आपके पास है प्रोडक्शन का, तो आप उस टाइम के अंदर क्या करोगे, शिफ्ट्स बढ़ा के कुछ ना कुछ चेंजिंग्स कर सकते हो। तो ये टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट में ऐसा, शॉर्ट रन कॉस्ट यानी कि ऐसा थोड़ा टाइम पीरियड जिसके अंदर कॉस्ट में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाए लेकिन ज़्यादा फ़र्क ना आए। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कुछ चीज़ें इसमें फिक्स रहती हैं और कुछ को वेरिएबल किया जा सकता है। यानी कि मॉर्निंग में लेबर की मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी, इवनिंग लगा दी, नाइट लगा दी, तो लेबर चेंज हो गए, तो लेबर की कॉस्ट जो है चेंज हो सकती है, लेकिन मशीनें या बिल्डिंग वगैरह जो है वो नहीं आप बना सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट आ जाती है, जिसमें आप कुछ कॉस्ट का जो पोर्शन है उसको वेरी कर सकते हो। वेरिएबल या वेरी का मतलब था चेंज होना, तो कुछ को आप चेंज कर सकते हो, कुछ फिक्स रहती हैं। तो ये यहाँ पे टोटल कॉस्ट है टीसी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं टीसी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये अगर दोनों बराबर उनको ऐड करें तो टोटल कॉस्ट निकल आती है। मतलब टोटल फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारी जो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लगी है। लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट में ऐसी कॉस्ट जो हर चीज़ चेंज हो सकती है। लॉन्ग रन का मतलब है कि आपको इतना लंबा टाइम पीरियड है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आप जितनी मर्जी कॉस्ट लगा सकते हो, आप अपनी फैक्ट्री का साइज़ बढ़ा सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम पीरियड जो हुआ, जैसे 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको ज़्यादा टाइम पीरियड है, तो आप उस टाइम पीरियड में क्या कर सकते हो, नई मशीनें खरीद सकते हो, नई फैक्ट्री बना सकते हो, हर चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो। जो चीज़ें फिक्स थी उनको आप अब वो वेरिएबल में चली गई। वो चीज़ें जो शॉर्ट पीरियड में फिक्स थी वही चीज़ें, अब ये नहीं है कि मशीन और लग ही नहीं सकती, वो लॉन्ग पीरियड में लग सकती है, तो इसलिए वो शॉर्ट पीरियड में जो फिक्स कॉस्ट थी वो भी लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो लॉन्ग पीरियड कॉस्ट है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाती है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट में दोनों आ जाती हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। कुछ चीज़ें आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में आप सारी चीज़ें वेरी कर सकते हो। अच्छा, इससे नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट का पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। एवरेज कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द फर्म्स कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इट प्रोड्यूसेस। जितनी भी जो फर्म है उसको जितनी इसकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को जितनी इसमें कॉस्ट लगाई है, यानी कि टीसी अभी हमने जो देखा, टीसी उसको डिवाइडेड करें जितनी आउटपुट उसने प्रोड्यूस की, जितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस की हैं उस पर डिवाइड करें तो एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। एवरेज कॉस्ट इज़ कॉस्ट ऑफ ईच टिपिकल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तकरीबन एक हर प्रोडक्ट के यूनिट को स्पेसिफाई करता है। तो जैसे कि हम कहते हैं अमेरिका में जो एवरेज इनकम है वो $4,000 है, हम अज्यूम करें, ये मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो एवरेज जो उनकी इनकम है, तो एवरेज इनकम हर पर्सन की इनकम तो उतनी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जितने लोग थे उनकी इनकम, सबकी इनकम को ऐड किया, जितने भी लोग थे जॉब कर रहे सबकी इनकम को ऐड किया और उनकी जितने लोग थे उनकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर दिया कि कितने लोग वो इतनी सारी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो एवरेज कॉस्ट निकला कि तकरीबन हर पर्सन इतना कमा रहा है। इसका ये होता है कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं और जो कम कमा रहे हैं वो सारे, जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनका कुछ पोर्शन निकल के कम में आ जाता है, तो एवरेज एक निकल आती है। जैसे आप लोगों की क्लास में अगर आप लोगों की जनरल बात करें, मैं पेपर्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जनरल अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स 10 मार्क्स ले लें, कुछ 20 ले लें, कुछ 30 मार्क्स ले लें, ठीक है, कुछ 10 ले लें, कुछ 20 और कुछ 30 ले लें। तो आप अगर कोई बोले कि आपकी क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या है, तो आप 30 भी नहीं बोल सकते, 10 भी नहीं बोल सकते, तो आप एवरेज क्या बोलोगे, 30, 20 और 10 को आप ऐड करोगे और जितने लोगों ने पेपर दिया है उसको उस पर डिवाइड कर दोगे, तो आपकी एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। उसका ये मतलब नहीं होगा हर बच्चे ने इतने एवरेज मार्क्स लिए, इसका मतलब ये कि तकरीबन इतने लिए हैं, यानी कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा भी लिए हैं, कुछ ने इससे कम भी लिए हैं, तो वो एवरेज ऑलमोस्ट 20 आ जाएगा। तो इस तरह होता है कि एवरेज जो ऑलमोस्ट मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम नहीं सॉरी मिडिल वैल्यू, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं। तो एवरेज कॉस्ट है उसको AFC के, एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम किस चीज़ से शो करते हैं, AFC को,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को AVC से और एवरेज टोटल कॉस्ट को ATC से। जैसे अभी हमने यहाँ पे टोटल का देखा था, टोटल फिक्स को TFC से शो किया था, टोटल वेरिएबल को TVC से शो किया था। इसी तरह हमने एवरेज को शो करना है। एवरेज की जगह AA लग गया T की जगह, तो बाकी चीज़ें वही हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट के बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट के। तो इनको कैसे फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट को और इन चीज़ों को कैसे फाइंड करना है, इनके ये फार्मूलाज गिवन है। अच्छा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, जो आपका प्रीवियस लेक्चर कल रह गया था उसी के पार्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब बस इससे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।